Hello and good evening to all of you. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. So today we are going to do analysis of the editorial written by Jasmine Nihalini in the editorial section of the Hindu newspaper. एडिटोरियल का नाम है वेनेजुला अंडर मदुरो एंड अथॉरिटेरियनिज्म एंड इकोनॉमिक क्योस। मतलब मदुरो के अंडर वेनेजुला कैसा है, वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म कैसे बढ़ती जा रही है और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन है कैसे घटती जा रही है। यहाँ पे समरी में मैंने लिख दिया है कि वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ी है, वो कैसे पेट्रो स्टेट है और ये इकोनॉमिक कंडीशन भी वहाँ पे घटी है लगातार। तो ये जो कीवर्ड्स है इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बार हम समरी ले लेंगे, मतलब समरी तो हमने ले ली, एक बार देख लेंगे ओवरऑल वेनेजुला के बारे में, वहाँ की फिजियोजोग्राफिकल कंडीशंस क्या है। अभी मैं प्रेजेंटली बता देता हूँ प्रेजेंटली वहाँ पे क्या हालत है। प्रेजेंटली वेनेजुला पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। किसने लगाए हैं? वेस्ट ने लगाए। वेस्ट में प्राइमरली यूएसए ने लगाए। यूएसए लगाता है तो लगभग सारी कंट्रीज वेस्ट की लगाई देती है। वेनेजुला पे सैंक्शंस लग चुके हैं। कब लगे थे? मेनली 2015 और 2017 में लगे थे। 2017 में इसको और बढ़ा दिया गया था। 2019 तक इंडिया वेनेजुला से ऑयल खरीदता था क्योंकि वेनेजुला एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व है अराउंड 18% के आसपास। तो इंडिया 2019 में सस्ते दामों में खरीदता था 2019 तक पेट्रोल, बट यूएसए के दबाव के कारण 2019 के बाद इंडिया ने पेट्रोल खरीदना उससे बंद कर दिया है। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है? अभी इंडिया जो है यूएसए के जो सैंक्शंस उसने वेनेजुला पे लगाए हैं उसको सपोर्ट नहीं करता, बट फिर भी इससे ऑयल खरीदता नहीं है। एक बार इसकी फिजियोजोग्राफिकल कंडीशंस देख लेते हैं कि वेनेजुला में क्या क्या है, जो उनकी मेन चीज़ें हैं, वहाँ की फिजियोजोग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या है। सबसे मेन चीज़ है वहाँ पे लेक मराकाइबो। क्या नाम है इसका? लेक मराकाइबो। इसके बारे में दो तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि ये एक लगून लेक है। क्या है? लगून लेक। तो क्वेश्चन आएगा कि लेक मराकाइबो किससे रिलेटेड है? तो लेक मराकाइबो वेनेजुला से रिलेटेड है और वह एक लगून लेक है और यह एक ऑयल पोर्ट भी है। ये लेक भी है और ये ऑयल पोर्ट भी है। मतलब वेनेजुला एक ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो यहाँ से जितने भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है तो प्राइमरली इसका ये लेक मराकाइबो से ही होते हैं। ठीक है, ऑयल पोर्ट है। लेक मराकाइबो इज लाइटनिंग कैपिटल ऑफ अर्थ भी है, मतलब इसे लाइटनिंग कैपिटल ऑफ अर्थ भी कहते हैं। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि लाइटनिंग कैपिटल ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? तो लेक मराकाइबो को कहते हैं। और लेक मराकाइबो के बारे में एक और फैक्ट है कि ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको, चार चीज़ लेक मराकाइबो के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और थोड़ा डीप जाएंगे वेनेजुला के बारे में तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे लानोस नाम के ग्रासलैंड है। तो क्वेश्चन आएगा कि लानोस नाम के ग्रासलैंड कौन सी कंट्री में है? तो आपको पता होना चाहिए वो है वेनेजुला में। लानोस नाम के ग्रासलैंड के और अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको ओरिनोको रिवर दिखेगी। क्या दिखेगी? ओरिनोको रिवर। और यहीं पे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। कौन से हैं? एंजल वाटरफॉल्स। क्या है? एंजल वाटरफॉल्स। इतना समझ में आ गया? इतना सब कुछ समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि वेनेजुला के बारे में हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो इसका कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, सबको पता होगा। ये है वेनेजुला साउथ अमेरिका के नॉर्थ साइड में, नीचे से गुजर रही है इक्वेटर, मतलब इक्वेटर वेनेजुला को टच नहीं कर रही है। वेस्ट साइड में है इसके, वेस्ट बॉर्डर लगता है इसका कोलंबिया से, ईस्ट में लगता है इसका गुआना से और नीचे है ब्राज़ील से। अब मेरा क्वेश्चन है कि साउथ अमेरिका में दो ऐसी कंट्रीज है जिसके बॉर्डर ब्राज़ील के साथ नहीं लगते, उनका आपको नाम बताना है। ठीक है, तो ये इसकी अभी ओवरऑल कंडीशंस है। आगे हम देखते हैं आगे वेनेजुला में क्या क्या है, इसकी कंडीशंस, फिजियोजोग्राफिकल कंडीशन देखते हैं। आगे है यहाँ पे एक मार्गरीटा आइलैंड। तो क्वेश्चन आएगा कि मार्गरीटा आइलैंड किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? वेनेजुला। याद रहेगा कि वेनेजुला से मार्गरीटा आइलैंड कनेक्टेड है। क्या है? वेनेजुला से मार्गरीटा आइलैंड कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि लेक मराकाइबो किससे रिलेटेड है? वेनेजुला से। और मार्गरीटा आइलैंड किससे रिलेटेड है? ये भी वेनेजुला से। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। वेनेजुला के बहुत सारे यहाँ पे ये जो आइलैंड्स है इसी के हैं, बट इसमें जो प्राइमरली लेक मार्गरीटा है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ गया मार्गरीटा आइलैंड कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए वेनेजुला। वेनेजुला काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। आगे देखते हैं, इसके दो प्राइमरली रिवर्स हैं, जो दो बड़े रिवर्स हैं। एक तो है रिवर निग्रो। क्या है? रिवर निग्रो। और सेकंड है ओरिनोको रिवर। इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। रिवर निग्रो जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर की, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट रिवर की। कौन सी? अमेजोन। अच्छा, आपको ये बताना है अमेजोन क्या लार्जेस्ट रिवर भी और लॉन्गेस्ट रिवर भी है क्या उसकी साउथ अमेरिका की, या सिर्फ लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर कोई और सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ओरिनोको के बारे में देख लेते हैं। ओरिनोको थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है।
थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी, अमेजोन की। ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ऑर्नोको के बारे में और जान लो, ये थर्ड लॉन्गेस्ट है, तो कोई फर्स्ट और सेकंड नंबर पे तो होगा, तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे अमेजोन, फर्स्ट पे है अमेजोन रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर साउथ अमेरिका की, और सेकंड पे है पराना रिवर। पराना रिवर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ईस्ट में देखना, नीचे उरुग्वे के साइड देखना, उरुग्वे यहाँ पे साउथ अमेरिका के इधर होगा, उरुग्वे के नीचे ब्राज़ील से होते हुए एक रिवर निकलेगी, और उरुग्वे से होते हुए वह अटलांटिक ओशन की तरफ चल जाएगी, उसका नाम है पराना रिवर, और इसका जो माउथ है इसे कहते हैं रियो दे ला प्लाटा, ठीक है, इसके माउथ को क्या कहते हैं, रियो दे ला प्लाटा। अमेजोन लॉन्गेस्ट रिवर है किसकी, साउथ अमेरिका की, और इसका जो माउथ है उसका नाम है मकापा, ठीक है, ये भी ईस्ट साइड में पड़ता है किसके, साउथ अमेरिका के, और यहीं से इक्वेटर भी होते हुए गुजरती है। और जो अमेजोन है ये वर्ल्ड की एक ऐसी रिवर है जिसके माउथ पे कोरल रीफ्स हैं, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्विज में आ सकता है, मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या कोई ऐसा भी रिवर है जिसके माउथ पे ही कोरल रीफ्स है, तो पूरे वर्ल्ड में अमेजोन ही एक ऐसी रिवर है जिसके माउथ पे कोरल रीफ्स है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोरल रीफ्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनवायरनमेंट में, बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड वेनेजुला से रिलेटेड एक फैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये अभी अभी का करंट अफेयर्स है, ये आप देख लो 3 मई 2024 का। वेनेजुला के पास 6 ग्लेशियर्स बचे हुए थे, उसमें से 6 के 6 उन्होंने खो दिए, 5 तो उन्होंने खो दिए थे 2011 में, अब नहीं रहे ये ग्लेशियर्स, और अब जो एक बचा हुआ था वो भी अब इनके पास नहीं रहा, मतलब सारे ग्लेशियर्स खत्म हो चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और वेनेजुला के बारे में जान लेते हैं, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, कितने हैं इसके पास ऑयल रिजर्व, अराउंड 18%, ठीक है, तो 18% के साथ ये वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे कौन होगा, सेकंड नंबर पे है सऊदी अरेबिया, जिसके पास 16% ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे वेनेजुला, सेकंड नंबर पे है सऊदी अरेबिया। ये मैं एक्सपोर्टर की बात नहीं कर रहा, ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये कंडीशन इसकी 18% रिजर्व है। थर्ड नंबर को आपको बताना है कि थर्ड नंबर पे कौन है, एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोल, आयरन और बॉक्साइट एंड गोल्ड, ठीक है, मतलब इसके पास काफ़ी सारे मिनरल्स भी हैं, कोर भी है, आयरन और गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पास, बट फिर भी इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत कम है, अभी $100 बिलियन से भी इसका कम की जीडीपी है, वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो क्या बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, कितने बोलते हैं, अराउंड 98% जो पीपल है यहाँ पे स्पेनिश बोलते हैं। और वेनेजुला के बारे में और जान लो, वेनेजुला में अभी पॉपुलेशन कितनी है, 2.8 करोड़ के आसपास, ठीक है, तो हमने ओवरऑल एक बार पढ़ लिया है कि वेनेजुला के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें ओवरऑल पता चल चुकी है, वहाँ की कंडीशंस क्या क्या है। आगे देखते हैं, आगे अब आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल का नाम है वेनेजुला अंडर मदुरो, अथॉरिटेरियनिज्म एंड इकोनॉमिक क्योस, ठीक है, वेनेजुला मदुरो के अंदर कैसा है, वहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है और वहाँ पे इकोनॉमिक क्योस फैल चुका है, ठीक है, इसके बारे में है। तो एक बार जान लेते हैं अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। तो अथॉरिटेरियनिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें बहुत ही कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल रशिया में पुतिन, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और फिर ये पावर का यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मारने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए और जेल में रखने के लिए। फॉर एग्जांपल एलेक्सी नावल्नी, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एलेक्सी नावल्नी की मौत हुई है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है एलेक्सी नावल्नी कौन थे, तो ये अपोजिशन लीडर थे, कहाँ के, रशिया के। तो यूएसए का क्लेम है, मेरा क्लेम नहीं है, इंडिया का भी क्लेम नहीं है, कि पुतिन ने ही एलेक्सी नावल्नी को मरवाया है जेल में, ठीक है। इनकी हार्ट अटैक से आई थिंक मौत हो गई थी, तो इनका पोस्टमार्टम में पता नहीं क्या निकला, पर आई थिंक सब लोग बोल रहे थे हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। बट यूएसए ने आरोप लगाया कि पुतिन ने ही इनको मरवाया, क्योंकि इनको काफ़ी दिन तक जेल में भी रखा हुआ था, ठीक है, और इनसे पहले भी इनको काफ़ी बार असैसिनेट करने की कोशिश करी गई है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई अथॉरिटेरियनिज्म के ऊपर। सेकेंड होगी द गवर्नमेंट of often suppresses decent control many aspects of life and does not allow for significant पॉलिटिकल अपोजिशन, ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल अपोजिशन को बढ़ने नहीं देते, उनको जेल में डाल देते हैं, नहीं तो उनकी हत्या कर देते हैं। तो वेनेजुला में भी यही कंडीशन है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, उनको ज़्यादातर को जेल में डाल दिया गया है, नहीं तो बहुत सारे कंट्रीज छोड़ के भागे हैं। इवन वहाँ पे तो ऐसा हो गया था कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट नहीं, वहाँ के जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट मान लिया था, और एक्टिंग प्रेसिडेंट मान लिया था वहाँ के अपोजिशन ने, मतलब वो अब प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट एक तरीके से बन गए, और यूएसए ने उसको मान्यता भी दे दी थी। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यूएसए बहुत ज़्यादा खिलाफ रहता है किसके, निकोलस मदुरो के। निकोलस मदुरो यूएसए पे कंप्लेन करते हैं कि जैसे अभी शेख हसीना को हटाया है यूएसए ने, वैसे ही निकोलस मदुरो भी कहते हैं कि इनको भी हटाने की कोशिश करी जा रही है वेनेजुला से, ठीक है।
और किसी और को, मतलब जो यूएसए से फ्रेंडली हो उसको लाने की कोशिश करती रहती है। तो जो उसके अपोजिशन लीडर थे उसको मान्यता भी दे दी थी कि हाँ यही प्रेसिडेंट है वेनेजुला के यूएसए ने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स क्लास में करवा चुका हूँ कि जुलाई 28 में वेनेजुला के थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बन गए थे। कौन बन गए थे? निकोलस मदुरो। थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बन गए निकोलस मदुरो। इससे पहले वो 2013 में बने थे, फिर 2018 में, और फिर उसके बाद 2024 में वो फिर से बन चुके हैं। बट इसके बाद मतलब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन पे वो जीत गए, पर इस इलेक्शन को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, प्राइमरली वेस्ट की कंट्रीज, और वेस्ट में भी प्राइमरली यूएसए नहीं करता। यूएसए बोलता है कि वहाँ पे निकोलस मदुरो है वो तो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर है, क्योंकि उनके टाइम में जो इकोनॉमी है वो फ्री फॉल हुई है, मतलब लगातार 2013 के बाद गिरी है, और इन्होंने इलेक्शंस को रिग किया क्योंकि ये जीत नहीं सकते थे, इन्होंने रिग किया और रिग करके ये जीते हैं, तो इसलिए वो इलेक्शंस को मानते ही नहीं है। ठीक है, अभी वहाँ की कंडीशन क्या है कि वहाँ पे लोग अभी सड़क पे उतरे हुए हैं, जैसे कि अभी बांग्लादेश में उतरे हुए थे। तो ये वहाँ की अभी मैंने पूरी कंडीशंस आपको बता दी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि अभी वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। वेनेजुला में इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या है। वहाँ पे एनुअल इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन एक टाइम पे 2018 में 65,000% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था। हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रहता है हमेशा 4 से 6%, 8% हो जाता है, 7% भी हो गया तो हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, 6% में बहुत महंगाई मानते हैं, और यहाँ पे 65,000% बढ़ गया था। ठीक है, तो वहाँ की हालत आप समझ लो। अभी भी जो उनका जो वो है इन्फ्लेशन है वो 100% के आसपास रहता ही है। ठीक है, तो 100% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है। ठीक है, सेकंड चीज़, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। डेमोक्रेसी वहाँ पे लगातार गिर रही है। ब्राइबरी और करप्शन, एग्जीक्यूटिव करप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब अथॉरिटीज़ के थ्रू जो करप्शन होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा बेकार हालात है, उसकी वजह से 77 लाख के आसपास लोग जो हैं देश छोड़ के जा चुके हैं। वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि 2.8 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से सोच लीजिए मतलब 30% तो वहाँ से देश छोड़ के भाग चुके हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल अभी कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में 2013 के आसपास उसकी जीडीपी कितनी थी? $372.6 बिलियन। अब वहाँ पे कितनी रह गई है? सिर्फ $97.11 बिलियन। ये प्राइमरली किसकी वजह से? $97 बिलियन अब सिर्फ वहाँ की जीडीपी रह गई। कितने से घट के? 372 से लेके घट के, मतलब अराउंड 75% कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, और ये सिंगल लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इतना कॉन्ट्रैक्शन किसी की इकोनॉमी में नहीं होता, ऐसी कंट्री का जो वॉर में हो भी ना। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ है? प्राइमरली यूएसए की वजह से, क्योंकि यूएसए ही था जो सबसे ज़्यादा। वेनेजुला तो क्या है, वो ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, और सबसे ज़्यादा जो उसका वेनेजुला का जो ऑयल है वो कौन खरीदता था? यूएसए और इंडिया। सेकंड नंबर पे इंडिया खरीदता था, बट यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए, प्लस यूएसए के डर से बहुत सारी कंट्रीज भी है वो वेनेजुला के साथ ट्रेड नहीं करती। तो ये भी इकोनॉमिक कंडीशन है। अराउंड $97 बिलियन के आसपास उनका जीडीपी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चार्ट 2 में वहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करी गई है। इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने बताया कि इनका इन्फ्लेशन 65,374 मतलब 65,374% आसपास बढ़ रखा था, और 2018 में हाइपर इन्फ्लेशन था। अभी ये घट के 99% है, मतलब 100% के आसपास है, मतलब अभी भी ये हाइपर इन्फ्लेशन ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिए, यही पॉइंट लिखा हुआ है, हाइपर इन्फ्लेशन ड्यूरिंग 2018 एंड रिमेन्ड इन 3 डिजिट ड्यूरिंग 9 ईयर्स। ये 9-10 सालों में यहाँ पे 100% के आसपास ही हमेशा इन्फ्लेशन रहता है। तो ये चार्ट बता रहा है। ठीक है, इससे पहले इसके बाद राइटर बताते हैं कि इससे पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो थे ह्यूगो चावेस, ये थे 2013 तक। और जो लोग थे इनसे पहले जो लोग थे वे वहाँ के दोनों पार्टियों से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि उन पार्टियों ने लोगों को एम्पावर नहीं किया है। उसके बाद ह्यूगो चावेज आए, ये एक सोशलिस्ट लीडर थे, और फिर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किया, वेल्थ को लोगों के बीच में बांट दिया। वेल्थ वो कहाँ से रहा था? वो आ रहा था पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो भी वेल्थ आ रहा था वो सब लोगों के बीच में बांट दिया गया। कहाँ पे? वेनेजुला में। इसकी वजह से लोगों को तो फायदा हुआ स्टार्टिंग में, पर एक तरीके से वेनेजुला एज अ कंट्री को बहुत ज़्यादा पेट्रोल पे डिपेंडेंट कर दिया। उसी की वजह से जो राइटर है वो कह रहे हैं कि ये पेट्रो स्टेट है, ये एक पेट्रो स्टेट बन चुका है, क्योंकि अभी भी कंडीशन यही है, वहाँ पे 80% ऑफ एक्सपोर्ट है वो पेट्रोलियम का ही है, और 14% ऑफ जीडीपी में पेट्रोलियम ही कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एक तरीके से पेट्रोलियम पे ही वहाँ के लोगों की पूरा जो जीवन है वो उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चार्ट 4 में यही बताया गया है कि वहाँ पे 80% जो आसपास जो एक्सपोर्ट्स है, ये एक्सपोर्ट्स का डेटा है। 80% के आसपास जो एक्सपोर्ट्स है, पूरे टोटल एक्सपोर्ट का 80% जो है वो क्या है? पेट्रोल से रिलेटेड है, और पूरे जीडीपी का 14% जो है
वो पेट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है, सेम चीज़ कही गई है। और इसमें क्या कहा गया है देखते हैं, वेनेजुला ऑयल एक्सपोर्ट इज अराउंड 80% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट एंड हैव ऑलवेज रिमेन इन रेंज बिटवीन 70% एंड 96%, ठीक है। मतलब हमेशा से ही जो वेनेजुला है वो ऑयल डिपेंडेंट कंट्री रहा है, ठीक है। दिस डेटा इज इटसेल्फ इनफ कि पेट्रोल को पेट्रोस्टेट कह दिया जाए, ठीक है। तो वही चीज़ मतलब मैंने आपको जो बताया कि इसी वजह से जो राइटर है वो वेनेजुला को पेट्रोस्टेट कहते हैं। तो पेट्रोस्टेट क्या होता है? पेट्रोस्टेट वो होता है, वो कंट्री होती है जो बहुत हैविली डिपेंडेंट हो अपने पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे, पेट्रोल को निकाल के ही उसका पूरी कंट्री एक तरीके से चल रही हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पर यह देखा गया है कि जो वहाँ पे जो पेट्रोलियम था, मतलब जो पेट्रोलियम पे जो इतनी उनकी कंट्री डिपेंडेंट थी, 1973 में 33 लाख बैरल के आसपास पर डे पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करा जाता था, और अब वह घट के सिर्फ 7 लाख पर डे पर बैरल हो गया, ठीक है। मतलब 7 लाख बैरल पर डे हो गया। मतलब जो उनकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो इतनी ज़्यादा ऊपर थी, अब वह भी धीरे करके घटना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और अब उसकी कंडीशन में कुछ खास नहीं चल रही है। पर हाल फिलहाल में एक और चीज़ देखी गई है कि वहाँ पे जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन है थोड़ी सी सुधरनी स्टार्ट हुई। लोगों को लगा कि हो सकता है वेनेजुला ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, बट ये उसकी वजह से नहीं था, यह यूएसए के सैंक्शंस की वजह था, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस को थोड़ा सा हटाया। पर जो मदुरो के एक्शंस की वजह से मदुरो ने फिर से जो अपोजिशन पार्टीज थे उनको भगाना स्टार्ट कर दिया, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। कई लोगों की हत्याएं हुई वहाँ पे, ह्यूमन राइट अब्यूज़ के उन पे केस, मतलब एक तरीके से उन पे आरोप लगे, प्लस उन्होंने अपोजिशन लीडर्स को जेल में बंद कर दिया। उसकी वजह से यूएसए ने फिर से उन पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो ये ओवरऑल वेनेजुला के बारे में था। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।